जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ लिया लिमिटेशन के साथ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 टू 24 हमने पढ़ लिया। आज हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28 आर्टिकल। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका फैलाव कर सकते हैं, जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है आप उसको व्यक्त कर सकते हैं, उस रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। क्लॉज 1 बोल रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यहाँ पर लिमिटेशन है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए मोरालिटी, हेल्थ एंड टू बी अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पर टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट का मतलब है फंडामेंटल राइट, जो कि 14 से लेकर 35 तक दिया गया है, फंडामेंटल राइट का चैप्टर है। यहाँ तक अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वैसे रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि उस पार्ट को आप फॉलो नहीं कर सकते जो कि उस रिलीजन का पार्ट हो, आप फॉलो नहीं कर सकते अगर वो मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। इस पार्ट में फंडामेंटल राइट ही दिया गया है और हर एक फंडामेंटल राइट जो है वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा रिलीजन को भी। वो किसी का फंडामेंटल राइट छीनते हुए अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर सकता है। उसके बाद ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन। सभी जो पर्सन्स हैं वो इक्वली इंटाइटल्ड हैं अपना रिलीजन को फॉलो करने के लिए, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, किसी भी रिलीजन को फैलाने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लॉज 2 है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अब ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ को क्या है, कौन कौन सा लॉ बना सकता है, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, मतलब जो प्रेजेंट लॉ है, उसके खिलाफ नहीं रिलीजन जाना चाहिए। जैसे कि अब हम लोगों में है कि जो सभी बच्चों को पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन है सबको ही, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन भी दे दिया गया था 21A, तो उसमें कहा गया कि सब पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। तो अब कोई रिलीजन बोलता है कि नहीं हम में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं तो नहीं पढ़ेंगे, ये आपका अपना है, लेकिन आप इस बेसिस पर नहीं रोक सकते क्योंकि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे रिलीजन में ये लिखा हुआ है इसीलिए हम अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। नहीं, आपको पढ़ने देना ही पड़ेगा। अगर कोई केस करेगा तो आप हार जाएंगे, उसको पढ़ने देना ही पड़ेगा क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया ना। तो आप किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते, किसी के मोरालिटी का, हेल्थ का, किसी पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से एक लॉ है। अब मान के चलिए कोई कानून में है, कोई रिलीजन है, वो किसी को मारना भी अलाउ करता है कि तुम जान से मार दो, पत्थर से मार दो, चाकू से मार दो। तो ये अगर आप वह ऐसा करता और बोलेगा हम अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे थे तो ये नहीं चलेगा, उस पर सीधा IPC का 300 लग जाएगा, मर्डर लग जाएगा। तो जो लॉ मतलब इफेक्ट में है, इन फोर्स में है, उस लॉ के खिलाफ नहीं जाना है किसी भी रिलीजन को। ये लिमिटेशन सब है। उसके बाद स्टेट कौन कौन सा लॉ बना सकती है, किस टाइप का, तो ये बता रहा है रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। इकोनॉमिक पता ही होगा, फाइनेंशियल पता ही होगा, पॉलिटिकल पता ही होगा। यहाँ पर है सेकुलर एक्टिविटी। सेकुलर एक्टिविटी क्या होता है? सेकुलर एक्टिविटी होता है कि अब कोई व्यक्ति है जिसके रिलीजन में कहा गया है कि तुम दूसरे धर्म को खूब गाली दो, खूब मस्त गाली दो, तो अब पब्लिक डोमेन में आ गया, कोई व्यक्ति माइक ले लिया और गाली देने लगा, तो एक तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब जो उसका भी यूज करेगा वो भी नहीं यूज होगा, उसका वो भी लिमिटेशन के बाहर चला गया ये व्यक्ति कुछ बोलते हुए भी। और यहाँ पर भी अगर वो बोलेगा नहीं हमारे रिलीजन में ऐसा कहा गया है, तो ये एक सेकुलर एक्टिविटी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति भड़केगा, दूसरा पक्ष जो है वो भड़केगा, वो मारकाट होगा। तो इस तरीके के सेकुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट चाहे तो रूल बना सकता है जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड हो। उसके बाद बी है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदूज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। अब सोशल वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म के लिए जो हिंदू या फिर जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मतलब सबके सब जितना भी हिंदू है उसके मतलब रिलीजन से रिलेटेड अगर चाहे तो वो पब्लिकली सोशल वेलफेयर के लिए कोई भी लॉ बना सकता है स्टेट। फॉर एग्जांपल आप जानिए, जैसे कि पहले था कि नहीं था हमको नहीं पता, हमने पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी था, कितना सच कितना झूठ, जैसे अनटचेबिलिटी था।
तो अनटचेबिलिटी यहाँ पर, अब मंदिर गया कोई, अब उसको मतलब नहीं तुम मंदिर नहीं आ सकते, इस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो हमारा रिलीजन ऐसा बोलता है कि इसको नहीं आने देना है मंदिर, तो इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके खिलाफ स्टेट जा सकता है। यानी कि स्टेट एक लॉ बना सकता है और बोल सकता है कि नहीं, सब बराबर है, मंदिर में जाने से किसी को नहीं रोक सकता जो पब्लिक कैरेक्टर में है, कोई भी नहीं, जो भी सेक्शन है हिंदू का, चाहे कोई भी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, वो जा सकता है। तो इस तरीके का जो रूल है, इस तरीके का जो लॉ है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, सभी के लिए है, उस तरीके का लॉ मंदिर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन, हिंदू इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर सरकार चाहे तो बना सकता है। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा गया है। यानी कि सरकार आपके वेलफेयर के लिए बना सकता है स्टेट रूल, लेकिन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बना सकता है। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा तो कहीं भी ए में मतलब यहाँ पर आपके लिए, आपके मतलब जो आपका धर्म कहता है उसके खिलाफ सरकार बना सकते सबको बराबर करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 1, द वियरिंग एंड केयरिंग ऑफ कैरिंग ऑफ किरपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशंस ऑफ द सिख रिलीजन। अब सिंपल बात है, कोई अपने साथ किरपान लेकर जा सकता है, वो चाकू जो होता है, वो वियरिंग का मतलब यहाँ पर है कि पहनना, तो कमर में जो रखता है वो रख सकता है, अपने साथ हाथ में लेकर जा सकता है, क्या, किरपान, उसको रिलीजियस एक तरह से सिख रिलीजन में ही माना जाएगा, वो एक तरह से वायलेशन नहीं है। नहीं तो अगर आप जनरली आप ऐसे कमर में चाकू लेके चलेंगे ना, तो फिर उसको आप पर आर्म एक्ट लग जाएगा, ठीक है, कि ये व्यक्ति, या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा कि चाकू लेकर क्यों चल रहा है। लेकिन सिख अगर आप हैं तो आप ऐसा कृपान लेकर जा सकते हैं, ये आपका एक रिलीजियस राइट है। एक्सप्लेनेशन 2, इन सबसेक्शन क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2, therefore to the Hindus shall be considered including a reference to a person profession। अब देखिए हिंदू में कौन कौन आता है ये बता रहा है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो सब हिंदू के अंदर ही आता है। एंड रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। जो भी हिंदू रिलीजन के बारे में लिखा गया वो ये सब भी फॉलो करेंगे। यानी कि जब भी जो हिंदू के अंदर कौन है, सिख, जैन और बुद्धिस्ट का रिलीजन जो है वो हिंदू के अंदर ही आता है। अब है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, जो हमने पहले पढ़ा था, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शंस देयर ऑफ शैल हैव द राइट। अब इसमें कहा गया था ए, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इसमें एक चीज है कि पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब यहाँ पर यह है, एक केस हुआ था एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन फेथ, यानी कि जो इंडिविजुअल्स है वो एक जगह इकट्ठा हुए एक कॉमन फेथ के साथ, ये होना चाहिए। दूसरा है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और थर्ड बोला था कि एक अलग नाम होना चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्टिव जो उनका नेम है वो होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला, जो इंडिविजुअल्स है वो उसका कॉमन फेथ हो, और दूसरा एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, और तीसरा जो उनका एक नाम है वो थोड़ा अलग हो। उसके बाद बी बोल रहा है, ए बोल रहा है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। कोई भी आप जो इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश कर सकता है। बी, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, वो खुद का मैटर देख सकता है, रिलीजन से जो रिलेटेड है वो खुद का ही देख सकता है। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकता है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि उनका जो प्रॉपर्टी है ना वो उनके लॉ के हिसाब से चलेगा, जो उनके द्वारा किया गया यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए ही खरीदा गया है वो उसी के हिसाब से चलेगा, उनके लॉ के हिसाब से। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी का होगा वो लॉ के हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस लॉ के हिसाब से नहीं होगा, लॉ के हिसाब से होगा। उसके बाद है आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पार्टिकुलर। इसके बाद हम एक केस भी जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स टू प्रोसीड
of which are especially appropriate in payment of expense for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप धर्म का प्रचार करने के लिए कोई भी खर्चा करते हैं ना, कहीं से पैसा आया, धर्म का प्रचार हो रहा है, तो उसके लिए आपको टैक्स पेड करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये टैक्स फ्री है। अब लास्ट 28, इसके बाद हम केस जानेंगे। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नो रिलीजियस instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. 2. Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institution। इसमें देखिए पहले हम 1 जानते हैं। 1 में कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी जो धर्म है जो स्टेट के पैसे से चल रहा है, मतलब पूरा, यहाँ पर एक चीज़ है होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि पूरा का पूरा स्टेट पैसा दे रहा है, यानी सरकारी स्कूल समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या है कि आप किसी भी तरह का रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करवा सकते, इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 2 बोल रहा है कि 1 में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट जो स्टेट कर रहा है, ठीक है, देखभाल तो स्टेट कर रहा है, कंट्रोल स्टेट कर रहा है, लेकिन वो एक जो इस्टेब्लिशमेंट उसका किया गया ना, वो एक रिलीजन के द्वारा किया गया है, ठीक है, एक ट्रस्ट है जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, जो कि चला तो स्टेट, एडमिनिस्ट्रेट स्टेट कर रहा है, कंट्रोल स्टेट कर रहा है, लेकिन इस्टेब्लिश किसी पार्टिकुलर रिलीजियस के लिए किया गया, वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद 3rd है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक अ पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दैट मे बी इम्पार्टेड in such institution or to attend any religious worship that may conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or a person is minor his guardian has given his consent through it। देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही बात लगभग बोल रहा है। पहला क्या है कि जो पूरा स्टेट के फंड से चलेगा उसमें आप रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करवा सकते। दूसरा बोल रहा है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है स्टेट के द्वारा, लेकिन इस्टेब्लिश किया गया है किसी ट्रस्ट, किसी रिलीजियस के द्वारा, आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और 3rd बोल रहा है कि आप कुछ पैसा लेता है, 1 में पूरा का पूरा स्टेट दे रहा है, यहाँ पर कुछ पैसा लेता है स्टेट से, ठीक है, यानी पार्सली जो पैसा है वो लेता है, हेल्प लेता है स्टेट का। तो उस जगह पर आप कर तो सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ठीक है ये रिलीजन है, ऐसा तुम फॉलो करो, लेकिन आप कंपलसरी नहीं कर सकते, यानी कि आप प्रेशर नहीं कर सकते उसको। अगर बच्चा बालिग है यानी 18 साल से है, माइनर नहीं है, 18 साल से अधिक का बच्चा है, तो वो खुद ब खुद डिसीजन कर सकता है कि हमको ये धर्म फॉलो करना है कि नहीं करना है, हमको इनका इंस्ट्रक्शंस मानना है कि नहीं मानना है, जो रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जब वह माइनर है तो उसके गार्जियन से कंसेंट लेना होगा। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, अब उसको जैसे कि एक स्कूल है जहाँ तक हमको पता है कि DAV में कभी कभी यज्ञ होता है, ठीक है, जब यज्ञ होता है उसमें, तो अब वहाँ पर तो मुस्लिम छात्र भी हैं या और भी छात्र है, तो उस अगर माइनर है तो उसके गार्जियन से कंसेंट लेना पड़ेगा, अगर यदि मेजर है तो वो खुद ब खुद कंसेंट देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है, आप प्रेशर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक केस हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही जरूरी केस है, उसको हम बोलते हैं नेशनल एंथम केस। बिजोई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का यह केस था। इसमें कहा गया था कि जो जिनोवा एक धर्म है, उसमें कहा गया वो जब नेशनल एंथम होता था उन लोगों के स्कूल में, तो वो लोग खड़ा होता था, ठीक है, लेकिन वो लोग गाता नहीं था। तो फिर इसमें कहा गया कि ये तो नेशनल एंथम का अपमान है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये हमारा बात है, तो फिर हम जनगण मन नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म में एक के अलावा दूसरे को पूजा ही नहीं जाता। तो इसमें कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए, इसमें कोई इनको रोक नहीं सकता, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट भी तो नहीं कर रहे हैं, ये खड़े भी हो रहे हैं, ये सम्मान तो कर रहे हैं नेशनल एंथम का, लेकिन ये गा नहीं रहे हैं। तो गाना जरूरी नहीं है, सम्मान जरूरी है, ठीक है। और ये यहाँ पर बच्चे लोग जो थे उन्होंने केस जीत लिया, वो केस मतलब बच्चे के फेवर में ही गया था कि ठीक है, आप खड़े हो, आप डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, आप रिस्पेक्ट कीजिए, गाना ना गाना वो आपका मर्जी है, अगर आप में नहीं गाया जाता है तो मत गाइए, लेकिन खड़ा होना ही है और रिस्पेक्ट करना है अपने नेशनल एंथम का। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम जानेंगे कल्चरल एजुकेशनल राइट।
जो कि 29 और 30 है, और उसके बाद है 32 से 35 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे।